अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ रईस अहमद एंड यू आर वाचिंग पॉडकास्ट विद रईस। व्यूअर्स, आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के CEO राना अदनान मुदस्सर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है रियल स्टेट में लोगों के प्रॉब्लम्स क्या हैं, और इन प्रॉब्लम्स को आज हम अदनान भाई के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। अदनान भाई, मेरा जो पहला क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि ओवर प्राइसिंग रियल स्टेट में कितना बड़ा प्रॉब्लम है और लोग इस वजह से प्रॉपर्टी मतलब किस तरह से जो है वो बाय नहीं कर पाते। अच्छा, देखिए, बिल्कुल ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, छोटा प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान में इनफैक्ट चीज़ों को मैनिपुलेट इस तरह किया जाता है, प्रेजेंट इस तरह किया जाता है कस्टमर्स के सामने, और ख़ासकर हमारे ओवरसीज़ कस्टमर्स के सामने, कि उनको जो प्रॉपर्टीज़ हैं इस तरह के ख्वाब दिखाए जाते हैं कि आज आप परचेज़ कर लेंगे। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता है, बल्कि शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर ही ये बताया जाता है कि आपकी प्राइस डेवलप हो जाएगी। फिर कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं, अच्छा, सोसाइटीज़ के अंदर प्राइस का बढ़ना चलें फिर समझ में आता है कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर एक मैकेनिज़्म है, लेकिन जहाँ फ़ाइल सिस्टम है वो बिल्कुल समझ में नहीं आता। फ़ाइल सिस्टम तो बिल्कुल सट्टेबाजी की तरह समझ आता है कि फ़लाँ इलाके में, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में कई ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनकी फ़ाइल्स आप लोग 1.5-2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए आपने जमा करवाए हुए हैं, और 5-5 लाख रुपए उसके ऊपर ओन यानी प्रीमियम या प्रॉफिट कह लें वो डिमांड किया जाता है, जो कि बिल्कुल नॉन रियलिस्टिक किस्म की बात है। और ये जो प्राइस का ओवर प्राइसिंग है, ओवर प्राइसिंग मेरा ख्याल है कि जो कॉस्ट ऑफ लैंड और डेवलपमेंट के चार्जेस हैं जिसके ऊपर एक बिल्डर पूरी सोसाइटी को बिल्टअप करता है, इससे कहीं ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन रखा जाता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो रियल स्टेट में जिन लोगों ने पैसा बनाया है तो वो इसी तरह से अपनी अमाउंट को मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो हमारे मुल्क में ये देखा जाता है कि रियल स्टेट से मुंसलिक जितने लोग हैं वो कहीं से कहीं चले गए हैं। उनके पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी आ गई है कि वो आए दिन, मतलब दिन रात उनकी चीज़ें डेवलप होती जा रही हैं। वो इनफैक्ट क्या है कि अपनी चीज़ों को थोड़ा सा नॉर्मल सोसाइटी, नॉर्मल लिविंग स्टैंडर्ड से ज़रा बेहतर प्रेजेंट करके हमारे ओवरसीज़ कस्टमर को अट्रैक्ट करना, और फिर देखा देखी जो है ना हमारे लोग बाइंग करते हैं, यानी भेड़ चाल चल जाती है। कोई कहता है जी हमने फ़लाँ सोसाइटी है, लाहौर की बड़ी टॉप सोसाइटी है, कराची की बड़ी टॉप सोसाइटी है, वहाँ मैंने अपार्टमेंट लिया है, प्लॉट लिया है या विला लिया है, तो आप लोग भी वहाँ आ जाएँ। तो भेड़ चाल चल जाती है, तो फिर उनकी कीमतें भी दिन ब दिन बढ़ना शुरू कर जाती हैं। इनफैक्ट ये मुझे लगता है। ठीक है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है अदनान भाई कि आर्टिफिशियल ग्रोथ, या जिसको हम आर्टिफिशियल बबल कहते हैं, मतलब फॉर द लिमिटेड टाइम जो एक ये बबल क्रिएट किया जाता है रेट्स को ऊपर करने के लिए या ओवरऑल मार्केट को बेहतर करने के लिए, ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है और किस तरह से ये लोगों की जो बाइंग है उसको जो अफेक्ट करता है? अच्छा, देखिए, आर्टिफिशियल बबल का बायर्स को नुकसान होता है, सेलर्स को कम होता है, क्योंकि सेलर्स तो जो वेट कर रहे थे एक लंबे अरसे से, उनको तो मौका मिल जाता है कि ठीक है हमारी प्रॉपर्टी बेहतर प्राइस में बिक रही है, हम तो बेच के निकल जाते हैं। और ये आर्टिफिशियल बबल क्रिएट किया जाता है। इनफैक्ट एक मोनोपोली या चंद हाथों में जो पैसा है, चंद इन्वेस्टर्स वो किसी भी सोसाइटी में, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में वो जाते हैं और वहाँ बाइंग स्टार्ट कर देते हैं। बाइंग स्टार्ट करने के बाद जब प्राइस बढ़ा देते हैं अपनी ख़ास प्रॉपर्टी की, तो उसकी सराउंडिंग में जो उन लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज़ लेकर रखी हुई होती हैं उसको भी फिर महंगे दामों बेचना शुरू कर देते हैं। एक हाइप क्रिएट हो जाता है मार्केट में, कस्टमर्स को, बिल्डर्स को, आम डीलर्स को एक मैसेज ये कन्वे होता है कि पता नहीं यहाँ पे क्या होने वाला है, या फॉरेन पोजेसन मिलने वाला है, ये सोसाइटी कहाँ से कहाँ चली जाएगी। तो वो प्लॉट जो आप ये कह लें कि 20 लाख रुपए का 125 गज का प्लॉट है, वो प्लॉट आपको 50-50 लाख रुपए की कीमतों में चला जाता है। और वहाँ पे हालांकि हमारी पब्लिक को ये चाहिए, हमारे लोगों को ये चाहिए प्राइस वहाँ पे अदा करें जहाँ उस प्राइस का मुकम्मल हक अदा किया जा रहा है। उसका मतलब ये हक अदा करने का कि वहाँ पे हमें आबादी नज़र आ रही है, पॉपुलेटेड एरियाज़ नज़र आ रहे हैं, फैसिलिटीज़ डेवलपमेंट नज़र आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसके अलावा जो इदारे हैं, जो सरकारी इदारे कह लें या प्राइवेट इदारे कह लें, जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इंडस्ट्री है, फैक्ट्रीज़ हैं, ऑफिसेज़ हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं किसी भी एक जगह पे ये जो प्राइस बढ़ने की। लेकिन ये चंद लोग ऐसे होते हैं जो शहर से कई किलोमीटर दूर जाके भी जो सोसाइटीज़ बनी हुई हैं वहाँ पे जब चंद लोग अपनी तवज्जो वहाँ पे ले जाएंगे तो फिर बाकी लोग, मैंने जिस तरह बताया कि हमारी आवाम को उतनी शायद वो सेंस नहीं है, वो लोग सिर्फ देखा देखी चीज़ों पे अमल कर रहे होते हैं।
जिस तरह कहते हैं ट्रेंडिंग, सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड सेट हो जाता है कि फ़लाँ ने वहाँ पे परचेज़ किया, चलो जी मैं भी ले लेता हूँ, मेरे फ़लाँ दोस्त ने किया तो मैं भी यहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो इस तरह देखा देखी जो सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, तो उसमें फिर आर्टिफिशियल बबल में सेलर्स को फ़ायदा हो जाता है, बायर्स लेके वो शायद अगले 5 से 6 साल तक उसको इंतज़ार करना पड़ता है, फिर उसका रीसेल का टाइम ही जल्दी नहीं आता। तो इनफैक्ट ये हो रहा है। एक अगला क्वेश्चन है मेरा, बड़ा बायर्स के हवाले से, यकीनन सेलर्स के भी हवाले से ये क्वेश्चन है कि अनरियलिस्टिक जो माइंडसेट है, लोग मतलब ये समझते हैं कि शायद आज उन्होंने जो प्रॉपर्टी ख़रीदी है वो रातों रात या 1 महीने बाद जो है वो उनको प्रॉफिट दे जाएगी या डबल हो जाएगी। इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं और इसको कैसे जब ओवरकम किया जा सकता है? अच्छा देखें, अनरियलिस्टिक जो माइंडसेट आप कह रहे हैं, मैं इसको ओवर एक्सपेक्टेशन का लफ्ज़ कह रहता हूँ कि हम लोग क्या कहते हैं कि हमें शायद हकीकत मालूम होते हुए भी हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा तवक्को रख रहे होते हैं कि मैं यहाँ पे आज 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और मेरा जनाब इसमें 2 हफ्तों में ही 10 लाख और इसके साथ जुड़ के सामने आ जाएगा। ठीक है, तो लोग इस तरह से यानी आर्टिफिशली ये माइंड मेकअप कर लेते हैं, या लोगों की सुनी सुनाई बातों में अच्छा जी लोग बैठ के फैमिली गॉसिप जहाँ हो रही है, एक टेबल टॉक हो रही है, सोशल गैदरिंग्स हो रही हैं, वहाँ कोई एक बंदा बैठ के फनकारियाँ मारता है कि अच्छा जी मैंने तो वहाँ इन्वेस्ट किया था, मैंने 10 मिलियन इन्वेस्ट किया और उसके साथ 10 मिलियन और ऐड कर लिया। तो वो कहते हैं यार ऐसी कौन सी तुम्हारे पास ये कुछ जादू की छड़ी आ गई, वो हमें भी बताओ। तो वो फिर आ जाता है रियल स्टेट में। रियल स्टेट में इनफैक्ट वो अपने किस्से कम सुना रहा होता है और सेल करने की कोशिश वो ज़्यादा कर रहा होता है कि जो उसके अपने पास उसकी कोई प्रॉपर्टी है जिसमें वो शायद स्टक हो चुका है, उसको वो सेल कर रहा होता है। तो इनफैक्ट अब यहाँ पे लोगों की ओवर एक्सपेक्टेशन करना ये गलत है। मैं समझता हूँ रियलिस्टिक प्राइस का बढ़ना वो जायज़ भी है और समझ में भी आता है कि ठीक है आज आपने एक प्रॉपर्टी ली है, वो अगले 2, 4, 5 साल बाद जब वहाँ उसकी सराउंडिंग में कुछ तब्दीलियाँ आ रही हैं, इमेच्योर प्रॉपर्टी ली, मैच्योर होने तक का इंतज़ार करें। मैं कहता हूँ कच्चा फल लें, पकने तक का इंतज़ार करें। आपने कच्चा फल लिया और आप कहेंगे 2 हफ्तों में वो पक गया और फौरी मैं जनाब उससे डबल शाह भी बन जाऊँ, तो इस तरह की चीज़ें वो गलत हैं। इसको ओवरकम इस तरह से किया जा सकता है कि अब जो परचेज़र है, फॉर एग्जांपल मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे खुद ये चीज़ एहतियात करनी चाहिए कि मैं जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो राइट हैंड्स में जा रही है कि नहीं, और सेकेंडली मेरी एक्सपेक्टेशन ज़रा मुनासिब होनी चाहिए कि ठीक है मुझे इतनी इन्वेस्टमेंट पे 5%, 10% का गेन 1 साल 2 साल के अरसे में बहुत मुनासिब गेन है। अगर हम कहते हैं अच्छा जी 100% हमें गेन आ जाए, हमें तो जनाब इसमें मैं 1 मिलियन लगा रहा हूँ तो मुझे 2 मिलियन ऐड हो जाए, तो ऐसा यानी हकीकत में नहीं होता, ऐसा आर्टिफिशली या आप किसी का गला काट रहे हैं तो शायद हो जाए। तो अब रियल स्टेट में ऐसे बहुत सारे मौके मिलते हैं फ्रॉड करने के, या चीज़ें ओवर एग्जैजरेट करके लोगों को एक्सप्लॉइट करना, तो ये चीज़ें आती हैं। इसमें हमारे परचेज़र जो हैं, जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, ज़्यादा एहतियात उनको करने की ज़रूरत है। अगर वो अपनी, मैं समझता हूँ इन सिंपल वर्ड्स के ख्वाहिशात पे कंट्रोल रखें और इन तवक्कुआत को ज़रा थोड़ा सा लिमिटेड कर लें, तो फिर मेरा ख्याल है कि सोसाइटी से हमारे ये फ्रॉड, ये ओवर एक्सपेक्टेशन या वो भागम भाग वाला सिलसिला ही ख़त्म हो जाएगा। बड़े कूल माइंडेड रह के रियल स्टेट की दुनिया में आप दाखिल हों, आप लोग ठंडे खिलाड़ी बने, आप देखें कि हाँ जी आज हमने यहाँ इन्वेस्ट किया और अगले 2 साल 4 साल या 5 साल बाद हमने जो है इससे पैसा कमाना है, ये इतने साल के बाद जाके हमने इसको सेल करना है। अब होता यूँ है कि टाइम के साथ साथ जितनी भी कॉलोनीज़ हैं, सोसाइटीज़ हैं, जो पॉपुलेशन है वो शहरों से बाहर ही निकलनी होती है। अब मैं हमेशा कहता हूँ कि कराची शहर, जितनी कराची शहर की आबादी हो चुकी है, कराची शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर उसको सपोर्ट करने के लिए नाकाफ़ी है। अब कराची शहर की आबादी ओवरफ्लो करके बाहर आ रही है और कराची शहर की आबादी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ सुपर हाईवे की तरफ ट्रैवल कर रही है। तो ये M9 सुपर हाईवे, ये आने वाले टाइम में कराची और हैदराबाद ये जुड़वां शहर बनने वाले हैं। ठीक है, अभी नूरियाबाद तक तो चली गई है। यहाँ पे सोसाइटीज़ आप चेक करें, बिल्कुल कंजेक्टिव, आपको कोई भी ओपन लैंड या बड़े ज़मीन का टुकड़ा खाली नहीं मिलेगा। या तो इंडस्ट्रीज़ हैं पीछे, या सामने मेन पे आपको सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ नज़र आ रही हैं। तो इसी तरह से छोटे शहरों में भी, बड़े शहरों में भी सेम पैरामीटर्स के मुताबिक जब पॉपुलेशन ओवरफ्लो करती है तो फिर शहरों से बाहर निकलती है। अब शहरों से बाहर निकल के जहाँ आपने इन्वेस्ट किया वहाँ 2, 4, 5 साल 10 साल का अरसा आपको चाहिए। आप अगर कहेंगे 2 माह में, 6 माह में मुझे जनाब आपने डबल शाह बनाना है, तो फिर ये चीज़ गलत है। हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल रखना चाहिए। अगर इस चीज़ को हम ओवरकम कर गए तो मेरा ख्याल है कि हमारा ये पॉइंट जो आप कह रहे हैं
तो इस चीज़ पे हम ओवरकम कर जाएंगे। अदनान भाई, मेरा लास्ट सवाल ये है कि हम दो टर्म सुनते हैं, रियल एस्टेट एजेंट और कंसल्टेंट। आप समझते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस है? अगर डिफरेंस है तो हमारे कस्टमर को एजेंट से रब्ता करना चाहिए या कंसल्टेंट से? अच्छा देखिए, हमारे डीलर्स, ब्रोकर्स, रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स, जितने भी लोग ब्रोकरी कर रहे हैं यहाँ पे, एज ए बिल्डर भी इवन काम कर रहे हैं, मैं सबको ही बीच में काउंट करता हूँ। हमारे लोगों का बड़ा अहम रोल है, बहुत ज़्यादा, जिसमें मैं ओपनली कह सकता हूँ कि नेगेटिव रोल भी है चीज़ों को एग्जैजरेट करने में, चीज़ों को ओवर एक्सपेक्ट करने में और करवाने में। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमारी फील्ड में पहले पढ़े लिखे लोग नहीं थे, अब आ चुके हैं। अब हमारे पास एक यंग ब्लड आता है, एक फ्रेश ग्रेजुएट बच्चा आता है, हम लोग उसके ऊपर काम करते हैं, उसको ट्रेनिंग्स देते हैं कि आपने सेल पिच ऐसे होगी, आपने ये चीज़ें कस्टमर के साथ डिस्कस करनी है, ऐसी चीज़ें ओवर एक्सपेक्टेशन वाली नहीं करनी। लेकिन इसके बावजूद आप अगले के दिल में क्या है, माइंडसेट क्या है, उन चीज़ों पे 100% कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, हमारी ही मार्केट में ऐसा हो रहा होता है कि हम कस्टमर को प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं और फिर ऐसे ख्वाब दिखा रहे हैं कि जनाब रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम तो 6 महीने में बन जाएगा और यहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस भी हो रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान इंडिया का मैच भी होने वाला है। अब हर किसी को पता है कि अभी रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम जो बैरियर टाउन कराची में बन रहा है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेडियम, इसको बनने में ही चंद साल बाकी हैं और फिर उसके बाद एक टाइम आएगा जब पाकिस्तान की सिचुएशन बेहतर होगी तो फिर बैरियर टाउन मैचेस भी करवाएगा, सारी चीज़ें होंगी। अब इससे मुंसलिक जो इसकी सराउंडिंग में प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं एक एग्जांपल के लिए सारी बात कर रहा हूँ कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो चीज़ें ग्रो भी करेंगी। अब हमने फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के मुताबिक अगर बात कर रहे हैं तो उसको महज मफरूज़ा बयान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फॉर श्योर हमने कहा कि ये 6 माह में हो रहा है और जनाब आपकी 4 माह में आपकी तो इन्वेस्टमेंट ऐसे डेवलप हो रही है। और फिर आजकल होता क्या है कि प्रोजेक्ट जिसका इस बिल्कुल वजूद ही नहीं है, खाली प्लॉट है, ज़मीन का टुकड़ा है, उसके ऊपर आप 3D वीडियोस बनाते हैं, आप एनिमेटेड वीडियोस बना लेते हैं, बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन, खूबसूरत फीमेल मॉडल्स ली, उसके ऊपर वीडियोस बनाई बड़ी अच्छी जनाब, महंगे टीवी स्टार, फिल्म स्टार को हायर किया और बड़ी अच्छी जो है ना वीडियो प्रेजेंटेशन और मार्केटिंग करके आपने इस प्रोजेक्ट को ब्रीफ कर दिया और सारा उसके अंदर फ़र्ज़ी लोकेशंस और फ़र्ज़ी सारी चीज़ें दिखाई हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, अगर हकीकत से ताल्लुक़ है भी तो वो आइंदा 10 साल में या 5 साल में वो चीज़ शायद बनेगी और आप कस्टमर को इस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं कि जैसे आज ये चीज़ हो गई है और आपको तो यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। और हमारे कस्टमर भी माशाल्लाह इतने सादा हैं कि सोशल मीडिया का दौर होते हुए भी रियलिस्टिक या रियल टाइम सिनेरियो में जाके वो फुटेज देखना नहीं चाहते, उस जगह को विज़िट भी करना गवारा नहीं करते। ठीक है, अब मैं एक बड़ी एग्जांपल लेता हूँ, ARY लगूना की आप मिसाल ले लें। ARY लगूना, ARY शायद अगले 10 साल में जाके उसको मुकम्मल करेगा। ठीक है, लेकिन ARY ने, क्योंकि उनका अपना चैनल है, उन्होंने अपनी मार्केटिंग की और ऐसे जनाब उन्होंने प्रेजेंटेशन दी कि हमारे ओवरसीज़ कस्टमर ने वहाँ धड़ाधड़ इन्वेस्ट किया हुआ और आज वो लोग उसकी इंस्टॉल, फिर बैलेटिंग में चीज़ नहीं आती। अच्छा, एक तरीकाकार आ गया नया, आपने पहले फ़ाइल बेची, एक कागज़ का टुकड़ा बेच दिया, स्टैम्प पे ठप्पा लगा के धड़ाधड़ बेच रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर बैलेटिंग प्रोसेस रख दिया कि उसमें 2-4 किस्तें और लें कस्टमर से, फिर बैलेटिंग में नाम आएगा, बैलेट में भी ये पता चलेगा कि आपके नाम पे या मेरे नाम पे कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा अपार्टमेंट, कौन सा प्लॉट है, वो भी महज कागज़ की हद तक। और फिर उसके बाद मैप इशू होंगे, मैप इशू होने के बाद वहाँ पे डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट के बाद वहाँ जाके प्रैक्टिकली वहाँ कोई एक ईंट लगेगी, वो भी शायद इस सारे टाइम में 2-4 साल का अरसा गुजर चुका होगा। ठीक है, अब ये सारे फेज़ जितने मैं 1 पे 1 बता रहा हूँ, हर फेज़ पे प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ती चली जाती हैं, लोग हाइप क्रिएट करते हैं कि ये फ़ाइल है, ये अब बैलेट हो गई है, इसका प्लॉट का नंबर लग गया, इसका मैप आ गया है, जनाब मेरा तो कॉर्नर निकल आया, लेकिन फ़र्ज़ी है, नक्शे पे है, सिर्फ कॉर्नर का घर है मेरा, लेकिन फ़र्ज़ी है। अच्छा, मेरा तो जनाब 6th फ्लोर पे निकल आया, लेकिन फ़र्ज़ी अभी बिल्डिंग बनेगी। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ट्रेड करते जाना, उसको सेल परचेज़ करते जाना, यही मुझे मुनासिब नहीं लगता। ठीक है, आपको रियलिस्टिक फॉर्म में होके देखना चाहिए कि मौके पे क्या चीज़ बन चुकी है। ठीक है, जब तक मौका विज़िट नहीं करते, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, मेरा ख्याल है इससे बड़ी सादा अल्फाज में बेवकूफ़ी कोई नहीं है। ठीक है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप ओवरसीज़ कस्टमर हैं, आप 5 साल हो गए नहीं आए, 4 साल हो गए नहीं आए पाकिस्तान, आप कम से कम अपने किसी ब्लड रिलेशन को भेजें, अपने किसी फैमिली फ्रेंड को, अपनी फैमिली मेम्बर को, किसी को भेजें, यहाँ देखें, रियल सिनेरियो चेक कर लें,
फिर अगर नहीं आ पाए, इससे भी बढ़ के हम लोग पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स और मुझ जैसी बहुत सारी टीम्स यहाँ पे काम कर रही हैं जो सारा दिन कैमरा लेके घूम रहे हैं, और फिर आपके हाथ में ये मोबाइल है, बहुत अच्छी डिवाइस है, आप कहीं भी जा रहे हैं आप वीडियो कॉल पे ले लें, वीडियोस वैसे बनवा लें, एक प्लॉट की लोकेशन आपको 10-10 20-20 फीट गहरे प्लॉट मिल जाते हैं, आप उसकी जनाब अमेरिका बैठ के लोग डील कर रहे हैं। जब वहाँ घर बनाना होता है तो पता चलता है कि 125 गज के घर पे 2 करोड़ रुपए की कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट आ रही है। ठीक है, कि आप इसमें सिंगल बेसमेंट कर लें, डबल कर लें, ये इसकी तो भराई बैरियर टाउन नहीं अब करके दे रहा, अब जनाब हमें खुद करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें हैं। खैर यहाँ पे ओवर एक्सपेक्टेशन, ये सारी चीज़ें जब तक हमारा एजेंट, हमारा डीलर, हमारा ब्रोकर भाई पूरी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करेगा कस्टमर को, फिर ट्रांसफ़र फ़ी, टैक्स, कमीशन, फ़लाँ चार्जेस, जब तक क्लैरिटी नहीं आती इन चीज़ों में, उस वक्त तक हमारे मुआशरा ही ठीक नहीं होगा। ठीक है, हमारे लोगों की जो रोल है या जो परफॉर्मेंस है वो पॉजिटिव नहीं होगी। मैं समझता हूँ कि अगर आप किसी को कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, अच्छा टर्म्स एंड कंडीशन पे बिल्डर क्या करता है आज, और उसमें ब्रोकर भी शामिल है। जो फाइल बेची जाती है किसी भी सोसाइटी की, किसी भी बिल्डर की, आप अपार्टमेंट ख़रीद रहे हैं, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन उसके बैक साइड पे लिखी जाती हैं और बीच में टर्म्स एंड कंडीशन विल बी अप्लाइड, वो छोटा छोटा करके लिखा जाता है बारीक सा, जो किसी की वो पता नहीं वो लेंस से भी ना पड़ा जाए। ठीक है, और उसके ऊपर साइन अंगूठा फटाफट, नहीं बस यहाँ साइन करें, यहाँ अंगूठा लगा दें, यहाँ पे जनाब ये हो जाए, आगे काउंटर बंद होने वाला जी, देर हो रही है जी। ठीक है, इस तरह की जो चालाकियाँ हैं ये नहीं होनी चाहिए। आप कस्टमर को पूरा मौका दें, आप उन चीज़ों को स्टडी करें कि इतनी इंस्टॉलमेंट जमा करवाएंगे, इतनी पेमेंट करेंगे, इस स्टेज पे जाके कैंसिलेशन होगी, इस स्टेज पे जाके आपको प्रॉपर्टी आपकी हैंडओवर की जाएगी। अगर नहीं हुई तो आपको ये जुर्माना होगा, और अगर बिल्डर ने ना की तो बिल्डर को ये जुर्माना होगा। इस तरह की चीज़ें लिखी जाती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये ट्रेंड सेट किया हुआ है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो हम बेचते हैं, हम उसके टर्म्स एंड कंडीशन को वाज़ेह तौर पर ऑन कैमरा, ऑन स्क्रीन हम लोग उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, ताकि कस्टमर्स को ये सारी कन्फ्यूजन्स भी ना रहें। और मैं समझता हूँ कोई प्लॉट अगर बेच रहे हैं या कोई घर, अपार्टमेंट, कोई भी प्रॉपर्टी अगर हमारा बिल्डर या हमारा ब्रोकर भाई बेच रहा है, उसको चाहिए कि प्रॉपर्टी ख़रीद कर उसमें शिफ्ट होने तक जितनी भी कॉस्ट है वो सारी एक पेपर पे लिख के आपको क्रिस्टल क्लियर, यानी आईना अच्छा तो दिखाएं। आगे कस्टमर की जेब इजाज़त देती है नहीं देती, फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग क्या डील करें। ठीक है, तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, और हमारे ही लोग हैं, हमारे ही डीलर बरादरी से ऐसे लोग हैं जो आधी चीज़, यानी वो कह लें कि सादा अल्फाज में मार्केट में एक तल्ख बात डिस्कस होती है, बता देता हूँ, कहते हैं अपनी बोटी के लिए किसी का बकरा ज़िबा कर देता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो इसमें मैं एक मैसेज भी दूँगा, बल्कि हमारे कस्टमर्स को भी और डीलर्स बरादरी को भी। तो इसके साथ ही फिर इजाज़त लेता हूँ। फर्दर क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। आखिरी क्वेश्चन। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन है, चलें प्लीज़। अदनान भाई, मेरा लास्ट सवाल ये है कि हम 2 टर्म सुनते हैं, रियल एस्टेट एजेंट और कंसल्टेंट। आप समझते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस है? अगर डिफरेंस है तो हमारे कस्टमर को एजेंट से रब्ता करना चाहिए या कंसल्टेंट से? अच्छा देखें, टर्म कंसल्टेंट जो यूज़ की जाती है वो मैं अभी जिक्र कर रहा था कि यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क मेरा मदर इंस्टीट्यूशन है, लाहौर में और कराची में हम लोगों ने काम किया। आई कैन क्लेम कि कराची में आके कंसल्टेंट का वर्ड रियल स्टेट में हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया, और फिर आज बहुत सारे ऑफिस हैं जो इस वर्ड को यूज़ कर रहे हैं। देखें, रियल स्टेट कंसल्टेंसी एक डिफरेंट चीज़ है कि जिसमें आपको रियल स्टेट के बारे में प्रॉज एंड कॉन्स हर चीज़ बताई जाती है, और आपको पुश नहीं किया जाता, फोर्स नहीं किया जाता है, गले पे तलवार नहीं रखी जाती कि हाँ जी ये अभी ख़रीदें या ये तो लाजमी ख़रीद लें, आपकी ट्रेन मिस हो रही है। ठीक है, आपको यानी सब्र तहम्मुल से आपके सामने 2, 4, 5 ऑप्शंस रख दी जाती हैं, जिसकी आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेके इसके फ्यूचरिस्टिक अप्रोच तक सब कुछ समझाया जाता है, जिसे कंसल्टेंसी का हक़ अदा किया जाता है। अच्छा, अब जो ब्रोकरी, रियल्टर्स या एजेंट्स हैं, अब ये जिस कैटेगरी में आते हैं, इसमें सिंपल किसी का फ़ायदा है, किसी का नुकसान है, दे डोंट केयर, बस दे हैव टू डू ब्रोकरी कि फ़लाँ की चीज़ है वो बिक रहा हो, भाई ये रेट आ रहा है बेचना है, ये रेट मिल रहा है इस पे सेल कर दो, ठीक है, इस पे ख़रीद लो। तो उसमें मेरा ख़्याल है कि फ़र्क है, और ये हमारे कस्टमर्स को भी अंदाज़ा है। अब जिस तरह विद द पैसेज ऑफ टाइम लोग इसमें कोई फ़र्क समझते नहीं हैं, लेकिन एक टाइम आएगा जब लोग इसमें फ़र्क समझना शुरू कर देंगे, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे लोग इस फील्ड में पहले मौजूद नहीं थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं, जो हमारे ओवरसीज़ पढ़े लिखे कस्टमर्स के साथ डील भी कर रहे हैं, इवन ईमेल्स के ज़रिए भी लाखों करोड़ों की ट्रांजैक्शंस करते हैं।
फिर व्हाट्सएप कम्युनिकेशन और ईमेल्स का बड़ा अहम रोल है। तो पढ़े लिखे अंदाज में इस तरह से हमारे एजेंट्स प्रॉपर सर्विसेज देते हैं और फिर उसके नतीजे में अच्छी बड़ी डील्स भी करते हैं, बल्कि इन्वेस्टमेंट को भी मैनेज करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, कंसल्टेंट्स, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, ये सारी चीज़ें फिर करते हैं। मेरा ये ख्याल है कि कंसल्टेंट्स की अभी बड़ी गुंजाइश बाकी है। अभी इस वर्ड को, इस डेजिग्नेशन को इस एज ए प्रोफेशनल कैरियर जो लोग लेके चल रहे हैं, इसकी नज़ाकत को भी समझ रहे हैं। तो इस पे मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा टाइम मज़ीद भी चाहिए, फिर लोग इसको अडॉप्ट करेंगे और इंशाल्लाह इसकी अहमियत को जान के इसे अडॉप्ट कर लेंगे। व्यूअर्स, होप्स हो कि ये वीडियो जैसे प्रॉपर्टी परचेजेस के प्रॉब्लम्स के हवाले से थी, तो इंशाल्लाह आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करने में आई होप कि ये आपको हेल्प करेगी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हमारी टैक्सेस के बारे में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।